अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अगर आप लोगों का कोई प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड द concept of aggregate supply and also studied the various shapes of aggregate supply curve, that is in the immediate short run period, in the short run period and in the long run period. And we have studied that aggregate supply curve is horizontal slope in the immediate short run period, and it is positively sloped in the short run period, and it is vertical slope in the long run period. Today we are going to extend the same topic and we will study determinants of aggregate supply. Changes in aggregate supply. There are two types of changes in aggregate supply. First one is due to change in the price level, and second one is due to change in other factors or other variables. First one, which is due to change in the price level, there will be a movement along with the aggregate supply curve. पहली चेंज जो प्राइस लेवल की वजह से होती है उसमें क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ मूवमेंट होती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं AS1, ये जो ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसी कर्व के साथ मूवमेंट होती है। अगर प्राइस लेवल चेंज होता है, प्राइस लेवल बढ़ता है तो ये राइट साइड पे जीडीपी भी बढ़ जाएगी, प्राइस लेवल कम होता है तो ये लेफ्ट साइड पे मूवमेंट हो जाएगी, जीडीपी भी कम हो जाएगी। तो इसी कर्व के साथ मूवमेंट होती है। ये है फर्स्ट चेंज। और सेकंड चेंज है दैट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अगर कोई अदर फैक्टर चेंज होता है उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई चेंज होती है, तो उस केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाता है। इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है और डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है, एज शोन इन द डायग्राम। दीज अदर फैक्टर्स आर नोन एज अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई दैट कॉज शिफ्टिंग इन और चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। मीन्स अगर प्राइस लेवल चेंज होता है तो इसी एग्रीगेट सप्लाई, ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ ही मूवमेंट होगी, नो शिफ्टिंग। लेकिन अगर कोई अदर फैक्टर चेंज होते हैं जिनकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई इफेक्ट होती है, तो उस केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड और डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो दीज फैक्टर्स or these you can say that other factors are named as the determinants of aggregate supply. So let's see how these determinants work. First major determinant of aggregate supply is input price. इनपुट कहते हैं रॉ मटेरियल को, या कंपनी ने, फर्म ने, इंडस्ट्री ने जो रिसोर्स हायर किया है उसको हम इनपुट बोलते हैं। उसकी जो प्राइस होगी उसको इनपुट प्राइस बोलते हैं। सो दिस इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। लेट्स सपोज इनपुट प्राइस में इजाफा होता है, मतलब जो रिसोर्स कंपनी ने या फर्म ने या इंडस्ट्री ने हायर किए हैं उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड, अगर इनपुट प्राइस में कमी आ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। देखे ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 मिलियन है, मैंने 20 मिलियन जो है वो उसमें अपना बिजनेस किया है या फर्म ने प्रोडक्शन करनी है। अब रॉ मटेरियल महंगा होने से या इनपुट प्राइस बढ़ने से उस 20 मिलियन में मैं कम रिसोर्सेज हायर कर पाऊंगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी कम होगी और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी।
और इसके मुकाबला में अगर इनपुट प्राइसेस कम हो जाती हैं तो उन्हीं 20 मिलियन में मैं ज़्यादा रिसोर्स हायर कर पाऊंगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और एग्रीगेट सप्लाई कर विल शिफ्ट टू द राइट साइड। अब ये इनपुट जो है ये डोमेस्टिक भी हो सकती हैं और फॉरेन भी हो सकती हैं। मतलब डोमेस्टिक रिसोर्स भी हो सकता है और फॉरेन बाहर से हमने इंपोर्ट किया भी हो सकता है। दोनों सेम वे में ही जो है वो वर्क करेंगे जिस तरह इनपुट प्राइस वर्क करती हैं। सो लेट्स सी कि हाउ डोमेस्टिक और फॉरेन रिसोर्स प्राइस वर्क्स। लेट्स से कि जो इनपुट है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इनपुट है, डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस। डोमेस्टिक रिसोर्स कौन सा हो सकता है कि लेबर है, डोमेस्टिक है, वो काम कर रही है, या लैंड है वो भी डोमेस्टिक रिसोर्स है, या कोई और रॉ मटेरियल यूज हो रहा है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई रॉ मटेरियल आ रहा है जो डोमेस्टिक है, बाहर से नहीं परचेज किया गया, सिंपल। तो अगर डोमेस्टिक रिसोर्सेज की प्राइसेस में इजाफा होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई में कमी आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड अगर डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस में कमी आ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। एग्जाम्पल मेंशन है, जैसे लेबर है, लेबर की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई जिससे कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। सेकेंड इज प्राइस ऑफ इंपोर्टेड रिसोर्स, जो बाहर से हमने रिसोर्स इंपोर्ट किया है उसकी प्राइस सेम वे में जो है वर्क करेगी। जैसे इंपोर्टेड रिसोर्स की प्राइस बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इसी तरह अगर इंपोर्टेड रिसोर्स की प्राइस कम हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, जबकि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ इंपोर्टेड ऑयल, जैसे हम मेजोरिटी जो है वो बाहर से पेट्रोलियम जो है वो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल। अब वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ फर्म्स हैं, कोई इंडस्ट्री होगी जहाँ पे वो यूज़ ना होता हो, वरना तो हर जगह यूज़ होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने अपने पावर प्लांट लगाए हुए हैं और वो ऑयल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम, उसकी प्राइस बढ़ती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर इंडस्ट्री में बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। जैसे आप सुनते हैं मार्केट में कि जी की पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो ये कपड़े की कीमत भी बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। उसकी मेजर रीज़न यही है कि वो हर जगह पेट्रोल यूज़ हो रहा है, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है ना, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है जिससे उनकी प्राइस बढ़ जाती है। सेकेंड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी is obtained by dividing total output by total input। अगर आप टोटल प्रोडक्शन को टोटल इनपुट पे डिवाइड कर देते हैं तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी हासिल हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली पर यूनिट आउटपुट, प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आपका एक यूनिट कितना प्रोड्यूस करता है वो निकल आता है। तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसके मुकाबला में अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। जैसे जापान है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है जबकि इनपुट जो है वो बहुत कम है, रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन वो बहुत कम रिसोर्स से बहुत ज़्यादा आउटपुट हासिल कर रहा है। तो इट मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। Third major determinant of aggregate supply is legal institutional environment. It can be observed by the following two variables. First one is changes in taxes and subsidies, and second one is changes in extent of regulation. First one, business taxes and subsidies. बिजनेस टैक्सेस, जो टैक्सेस बिजनेसेस पे लगाए जाते हैं वो बिजनेस टैक्सेस कहलाते हैं।
और सब्सिडीज अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडस्ट्रीज को, फर्म्स को कोई राहत प्रोवाइड की जाती है, कोई बिजली के बिलों की सूरत में कोई राहत दे दी है, गैस की बिलों की सूरत में कोई राहत दे दी है, तो वो सब्सिडी है। तो जितने ज्यादा टैक्सेस होंगे और जितनी कम सब्सिडीज होंगी उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्शन में से निकाल कर टैक्स पे करने हैं ना उन्होंने। उतनी एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और इसके मुकाबला में जितने टैक्सेस कम होंगे और जितनी सब्सिडी ज्यादा होंगी, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। आप इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने ये ग्वादर पोर्ट बनाया है, सी पैक में बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ग्वादर पोर्ट, वहां पे टैक्स फ्री जोन बनाई गई है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगा सके, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें और एग्रीगेट सप्लाई में, प्रोडक्शन में इजाफा हो सके, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो सके। सो जितने बिजनेस टैक्सेस कम होंगे या सब्सिडी ज्यादा होंगी उतनी ही प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। सेकंड वन इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो जितनी ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलाइज्ड होगी, जितनी ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलाइज्ड होगी उतना ही ज्यादा चेक एंड बैलेंस होगा, उतना ही टैक्सेस पे भी चेक एंड बैलेंस होगा, उतने ही टैक्सेस जो है वो एफिशिएंटली कलेक्ट होंगे। तो इस केस में जो है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट जितनी डीरेगुलाइज्ड होगी उतना ही चेक एंड बैलेंस कम होगा, उतनी ही कम कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई which cause the shifting in the aggregate supply curve. These are also named as the factors that shift the aggregate supply curve. ये ओवरऑल फैक्टर्स आपके सामने मेंशन है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। सर जी गवर्नमेंट रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये होते क्या हैं? गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस, जैसे हम डेवलपिंग कंट्रीज में है, यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट इतनी रेगुलाइज्ड नहीं है, ठीक है। जब गवर्नमेंट ज्यादा रेगुलाइज्ड होगी तमाम कंपनियां रजिस्टर होंगी उसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, और वो फिर तमाम कंपनी से को ऑडिट भी करती होगी एफिशिएंटली, उनसे टैक्सेस भी एफिशिएंटली कलेक्ट करती होगी। तो उस केस में जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, क्योंकि वो वहां पे गवर्नमेंट रेगुलाइज्ड है, हर चीज एफिशिएंटली वर्क कर रही है। कोई भी कंपनी ऐसे विदाउट गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं बना सकता, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होगी फिर बनेगी, बाकायदा वो टैक्स पे करेगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई फिर उस लिहाज से कम होगी। वो और बात है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है हमसे, ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट डीरेगुलाइज्ड हो, जैसे मतलब यहाँ कम रेगुलेशन है, जैसे पाकिस्तान है, सारी कंपनियां रजिस्टर नहीं है, मतलब हम छोटी छोटी कंपनी आप बहुत देखेंगे जो जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन की नहीं है, ना ही वो टैक्सेस पे कर रही हैं, तो प्रोडक्शन ज्यादा ना, क्योंकि उन्हें कॉस्ट कम पे करना पड़ती है। इज इट क्लियर? यस सर, शुक्रिया। जी कोई और क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो यू आर फ्री टू आस्क। सर लास्ट लेक्चर से एक क्वेश्चन है, जो रियल डोमेस्टिक आउटपुट थी लॉन्ग रन में, उसमें जो ग्राफ है क्यू एफ वर्टिकल लाइन आती है, तो जो क्यू एफ यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब है क्वांटिटी हमारे पास फिक्स होगी, प्राइस चेंज होती रहेगी। जीडीपी फिक्स होगी, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जीडीपी फिक्स है, कि जीडीपी जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जीडीपी जो है वो फिक्स है, जो है वो जीडीपी चेंज नहीं हो सकती, ऐसा हरगिज नहीं है। जीडीपी कैन चेंज बट प्राइस लेवल कैन नॉट अफेक्ट द रियल जीडीपी इन द लॉन्ग रन। इसका ये मतलब है प्राइस लेवल कैन नॉट अफेक्ट द रियल जीडीपी इन द लॉन्ग रन, और यू कैन से दैट प्राइस लेवल इज नो मोर रिलेटेड विद द रियल जीडीपी इन द लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन में जीडीपी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। क्या अमेरिका की जीडीपी नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है।
तो वो क्या होगा, रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हैं, प्राइस लेवल उसे अफेक्ट नहीं कर रही, वो पूरे का पूरा वर्टिकल लाइन राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, बढ़ेगी राइट साइड पे चला गया, कम होगी लेफ्ट साइड पे आ गया, बट प्राइस लेवल जो है वो उसका रियल जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है बेटा? ओके सर, थैंक यू। जी। Next topic that we are going to discuss with the help of aggregate demand and aggregate supply, that is equilibrium and changes in equilibrium. Equilibrium prevailed when aggregate demand is equal to the aggregate supply. Aggregate demand curve shows the inverse relationship between the price level and real GDP demanded by the economy. And aggregate supply curve shows the relationship between the price level and output produced by the economy. Aggregate supply curve with horizontal slope in the immediate short run period, positively sloped in the short run period, and vertical slope in the long run period. इक्विलिब्रियम वहां पे एग्जिस्ट करता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल हो, और ये ऑटोमेटिक फोर्सेस हैं जो इनको आपस में इक्वल करती हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को। एट दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई, if this on this point the price is named as the equilibrium price level and the real GDP is named as the equilibrium real GDP, as shown in the diagram. Here you can see that अगर एग्रीगेट सप्लाई को देखें तो ये स्टार्ट में, अगर इसको एक्सटेंड कर दें, स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल स्लोप होगी, फिर पॉजिटिव स्लोप है, फिर जो है वो वर्टिकल स्लोप है। हाउएवर यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड का जो है वो शॉर्ट रन पीरियड की ये डायग्राम है, क्योंकि वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शॉर्ट रन पीरियड में जो है वो कट कर रही है। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल हैं, उसको हम जो है इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल और इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी बोलेंगे। ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को ये शॉर्ट रन पीरियड वाले पार्ट में जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। Let's see the changes in this equilibrium or disturbances in this equilibrium. Obviously अगर एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई इन दोनों में से कोई एक या दोनों चेंज होते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा। जब इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी दोनों ही अफेक्ट होंगे। लेट्स से let's suppose that there is an increase in aggregate demand due to whatsoever reason, like इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, नेट एक्सपोर्ट बढ़ती है, जो भी फैक्टर एग्रीगेट डिमांड के, ऑब्वियसली उन फैक्टर की वजह से एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, इसको ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी as a result of increase in aggregate demand। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ जाने की सूरत में क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पे और इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी पे। आप छोटी सी डायग्राम बनाएंगे, ये देखें, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज हुई, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड, एज अ रिजल्ट देयर इज एन इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। नया इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ पर आ गया। सो आप बता देंगे इजीली। In the same way, what happens to equilibrium price level and quantity real GDP as a result of decrease in aggregate demand or decrease in investment, decrease in consumption? कोई भी वेरिएबल बोल सकते हैं ना, हमने देखना है वो वेरिएबल किसको अफेक्ट करेगा, डिमांड को या सप्लाई को। तो जिसका डिटर्मिनेंट हुआ उसी को अफेक्ट करेगा। तो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट या कोई और वेरिएबल, तो एग्रीगेट डिमांड का लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई है, इक्विलिब्रियम ए पॉइंट से सी पे आ गया है। सो व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी, दोनों कम हो गए हैं, रियल जीडीपी भी कम हो गई है, प्राइस लेवल भी कम हो गया। ये आप बता देंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन जुबानी बताने में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, छोटी सी डायग्राम बना के बताएंगे तो आप इजीली बता देंगे। व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। अब हम एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट कर रहे हैं।
या आप ये भी कह सकते हैं व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड रियल जीडीपी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका वेरिएबल है? एग्रीगेट सप्लाई का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, इक्विलिब्रियम ए से बी पॉइंट पे चला जाएगा। तो क्या हुआ है? प्राइस लेवल बढ़ गया है और रियल जीडीपी कम हो गई है। इसी तरह व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी एज अ रिजल्ट ऑफ increase in aggregate supply, as a result of increase in aggregate supply। तो एग्रीगेट सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा? प्राइस लेवल में कमी आ जाएगी और रियल जीडीपी में इजाफा हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। इसी तरह ये दोनों भी इफेक्ट हो सकते हैं, सप्लाई और डिमांड दोनों भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपके सामने मेंशन है, इसके अलावा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। ये था शॉर्ट रन। अगर इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड है, तो इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड में एग्रीगेट सप्लाई तो हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है। अब अगर इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड है, उसमें एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है, तो उसका इफेक्ट सिर्फ रियल जीडीपी पे होगा, प्राइस लेवल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल स्लोप है। सेकंड, अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, जैसे हम केस पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उस केस में अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है तो उसका इफेक्ट प्राइस लेवल और रियल जीडीपी दोनों पे होगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है। थर्डली, इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल स्लोप, और अगर इस केस में एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसका इफेक्ट प्राइस लेवल पे होगा, रियल जीडीपी पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। So these are the points on my side. This is the source of today's lecture from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, 18th edition, chapter 29, aggregate demand and aggregate supply. If you have any question, you are free to ask.